4 सेगमेंट है पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी के भारत में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के। अगर आप स्टेट एग्जाम को हटा दो, स्टेट एग्जाम को या रेलवे के एग्जाम को हटा दो, इन शॉर्ट कहें छोटे, मैं कहूं कि जो छोटे लेवल के एग्जाम है जिनकी सैलरी 30 35 40 हजार तक है उनको हटा दो, तो एसएससी के जितने एग्जाम है, डिफेंस के जितने एग्जाम है, या दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, आईसीएआर का जो पेपर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से कोई संस्था भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट एग्जाम निकलते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो गया, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का हो गया मेरे दोस्तों, खाद्यान्न विभाग का हो गया है ना, फूड डिपार्टमेंट का हो गया मेरे दोस्तों, एफसीआई का पेपर हो गया है ना, ये सब जो पेपर हैं इनमें हर एक एग्जाम में अगर आपका सिलेबस 100% है तो 100% में से सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है, मैं रेलवे और उनकी बात हटा के कर रहा हूं, चाहे आप सीपीओ का पेपर दें, चाहे आप सीएचएल का पेपर दें, चाहे आप सीजीएल का पेपर दें, या सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विभाग की कोई भी नौकरी का पेपर दे, स्टेट को और रेलवे को हटा के 50 से 55% वेटेज एडवांस मैथ का होता है। मतलब इन शॉर्ट में कहूं कि आप एडवांस मैथ सीखे बिना केंद्र सरकार की किसी नौकरी या किसी भर्ती में सक्सेसफुल हो जाएं, असंभव काम है। एडवांस का वेटेज ज्यादा है अर्थमेटिक्स से, नंबर सिस्टम से और डीआई से, सीधी सीधी कहानी है। या चाहे आपके डीआरडीओ का पेपर हो, चाहे आपके एफकेट का पेपर हो। बैंकिंग में एडवांस नहीं आता, बैंकिंग को एडवांस की जरूरत क्या है, उनको तो कैलकुलेटर से जोड़ घटाना गुणा भाग करनी, केवल अर्थमेटिक मैथ आता है। बच्चे केवल और केवल अर्थमेटिक मैथ पे अपने पूरी जिंदगी प्यार दिखाते रहते हैं, एडवांस से वो दूर भागने की कोशिश करते हैं और चढ़ते हैं, और उनकी बर्बादी का कारण बनता है बहुत सारे स्टूडेंट का। पेपर में जब भर भर के सवाल आते हैं, 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के, 4 सवाल अलजेब्रा के, 4 सवाल ज्योमेट्री के, उनसे होते ही नहीं है। तो प्यार आपको एडवांस से ज्यादा करना है, अर्थमेटिक से कम। अगर आप सेंट्रल सीडीएस, जो जैसे कि मैं बात करूं सीडीएस की, सीडीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से अकेले 20 सवाल ज्योमेट्री से होंगे, अकेले 15 से 16 सवाल अलजेब्रा के होंगे, 10 से 12 सवाल अकेले ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन मेंसुरेशन के होंगे। 70% से भी ज्यादा पेपर केवल एडवांस मैथ से होता है सीडीएस का। लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे जिन्होंने टारगेट ही छोटा कर रखा है, एसएससी जीडी। भाई तू ग्रेजुएट है, तू केवल जीडी पे अटका रहेगा? ये बात शोभा देती है? ये बात आपको शोभा देती है? माँ बाप ने किस उससे तुमको करवाई थी भैया ग्रेजुएशन? अगर आप रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अर्थमेटिक मैथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थमेटिक मैथ में 2 टॉपिक हैं, परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज और रेशियो ये एग्जाम में कभी बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, इनका एग्जाम में एक एक सवाल भी आता है, एक एक सवाल, लेकिन ये पूरे अर्थमेटिक मैथ की नींव है, पूरे अर्थमेटिक मैथ की नींव। जिन बच्चे ने परसेंटेज और रेशियो ढंग से पढ़ लिया उसको आगे का अर्थमेटिक बहुत आसान लगे, और जिस बच्चे ने इनको पढ़ने में ढिलाई कर दी उसका पूरा अर्थमेटिक मैथ आप समझिए खत्म हो गया। पूरे अर्थमेटिक मैथ की नींव परसेंटेज और रेशियो है। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, मैं अर्थमेटिक मैथ में कोई फॉर्मुला नहीं लिखवाता, कोई ट्रिक नहीं बताता, कोई फर्जी आपको तरीके नहीं सिखाता जो एग्जाम में काम ना आए, कोई रटवाने का काम नहीं करता। केवल परसेंटेज और रेशियो को पकड़ के मैं पूरा अर्थमेटिक एक ही चाल से निपटा देता हूं, एक ही रवैये से, एक ही चाल से निपटा देंगे परसेंटेज और रेशियो। हालांकि पेपर में पूरे अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। कोई भी भारत में एग्जाम होता हो, सबसे ज्यादा किस चैप्टर से सवाल आते हैं अर्थमेटिक में? वो प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि बच्चे टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, सवाल उनसे एक ही आता है। प्रॉफिट लॉस भी बड़ा टॉपिक है लेकिन इससे कंपैरेटिवली ज्यादा सवाल आते हैं अदर चैप्टर से। प्रॉफिट लॉस के अलावा एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यही एक अकेला ऐसा चैप्टर है, अगर एग्जामिनर को आपसे खुन्नस से आप पे गुस्सा निकालना है तो सीआई और एसआई के सवाल को पेपर में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव बना के दिया जाता है। इसके अलावा अर्थमेटिक का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसपे कैलकुलेशन हो, कोई भी अर्थमेटिक ऐसा चैप्टर नहीं है। प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई यही 2 एक ऐसे चैप्टर हैं पूरे अर्थमेटिक में। टाइम एंड वर्क में कोई कैलकुलेशन होती नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सारा रेशियो से हो जाता है, पार्टनरशिप वगैरह किसी में किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, केवल इन दोनों टॉपिक्स में कैलकुलेशन होती है। हालांकि सीआईएसआई का भी एक ही सवाल आता है, ज्यादा सवाल नहीं आते, सबसे ज्यादा सवाल प्रॉफिट लॉस के आते हैं, लेकिन ये मोस्ट कैलकुलेटिव टॉपिक है जिसको बहुत सारे बच्चे, आधे बच्चे नहीं कर पाते। तो अगर आप अपना एसआईसीआई को मजबूत करोगे तो 50% बच्चे से तो आप ऐसे आगे निकलोगे कि 50% बच्चे एसआईसीआई का सवाल पेपर में कर ही नहीं पाते। पप्पू कहने सर अर्थमेटिक फर्स्ट स्टार्ट करें, पप्पू उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा ये बताओ। ठीक, अगर मैं एसएससी के एग्जाम की बात करूं, खासकर सीजीएल की, तो उसमें आपका 40% वेटेज है मेरे दोस्तों अर्थमेटिक का, 40%। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपके लगभग समझ लो कि 10 से 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ के रहेंगे, 10 से 11। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में एक तो आपका खुद नंबर सिस्टम है ही, जिसमें आपकी सीरीज एपी जीपी एचपी है ना, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना, फैक्टोरियल वाले सवाल, रिमाइंडर, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ भी इसी में आता है मेरे दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद शर्ट्स, करनी, और उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। ये सारा जो पोर्शन है मेरे प्यारे भाई, ये आपका नंबर सिस्टम का पोर्शन है। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर होगा मेरे दोस्तों तो 7 से 8% मेरे प्यारे भाई आपका नंबर सिस्टम आएगा।
100 अगर आपके पेपर 100 क्वेश्चन का अगर पेपर होगा तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके इन सबसे आएंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, शर्ट्स या सिंप्लीफिकेशन। एक बात ध्यान रखना कि शर्ट्स और सिंप्लीफिकेशन में से एक ही सवाल आता है, एक ही, या तो शर्ट्स का आएगा सिंप्लीफिकेशन का आएगा। दोनों के सवाल आ जाए बहुत रेयरली होता है, ठीक है। अब तो बहुत ही रेयर होगा, 30 क्वेश्चन का टोटल पेपर बनना है। डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर किसी बच्चे ने अर्थमेटिक मैथ ढंग से पढ़ा, अर्थमेटिक मैथ में परसेंटेज, रेशियो और एवरेज ढंग से पढ़ा है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बालक खुद पे खुद कर लेता है। अर्थमेटिक मैथ जिसका मजबूत, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई ऑटोमेटिकली सुपर मजबूत, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 3 चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। पहले की कहानी कुछ और थी। पिछले अगर आप 1 साल पहले तैयारी कर रहे होते ना, 2 साल पहले, तो केवल मैथ के दम पे सिलेक्शन लिया जा सकता था। आज केवल मैथ के दम पे सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। अब आप कहोगे सर क्या मैथ और इंग्लिश पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है? सिलेक्शन केवल मैथ और इंग्लिश पढ़ के आज भी लिया जा सकता है, लेकिन आप अपने घर में होम स्टेट में नौकरी नहीं कर सकते। आपको जीएस और रीजनिंग में भी अच्छा करना होगा। पहले बच्चे इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, इनसे ही नौकरी ले लेते थे। आशीष सालू कह रहे एमटीएस में मैथ का सिलेबस बता दीजिए। एमटीएस में मैथ का सिलेबस वही है जो सीजीएल में, मैंने फिर से बोल दिया ना कि सारे एग्जाम का सिलेबस एकदम सेम है। एक नई चीज ऐड हुई है मेरे दोस्तों जो पहले नहीं थी, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय और प्रोबेबिलिटी। अब देखो मेरे दोस्तों, ये हैं तो 3 चैप्टर, लेकिन इन तीनों चैप्टर से एक साथ पेपर में सवाल आ जाए, स्टैटिक्स का भी आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी आ गया, प्रोबेबिलिटी का भी आ गया, संभव नहीं है। इन 3 चैप्टर से एक ही सवाल पेपर में आएगा, 1 सवाल, तीनों चैप्टर को मिला के। चाहे तो एक सवाल स्टैटिक्स का हो सकता है, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हो सकता है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का हो सकता है। देखो एक बात मैं बताऊं कि पहले मेंस का पेपर, प्री का 25 क्वेश्चन आते थे मेंस में, और प्री में 25 आते थे, मेंस में 100 सवाल आते थे। अब प्री में तो 25 ही रहेंगे, प्री हो गया क्वालिफाइंग, और मेंस में 100 में से हो गए 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होने की वजह से आप बताओ फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? पहले तो 100 क्वेश्चन होते थे, अब 100 की वजह अब हो गए 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन होने की वजह से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ, ये बताओ, आपको क्या लगता है अपने हिसाब से? जैसे, और ये केवल सीजीएल में नहीं हुआ, ये चीज सीएचएसएल में भी हुई है, ये उसमें भी हुई है, एमटीएस में भी हुई है। फायदा हुआ है, इससे पता है नुकसान हुआ है, पता है कैसे? जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना किसी से, उतना जज करना आसान होता है। जैसे पहले 100 क्वेश्चन होते थे, तो 100 क्वेश्चन में से अगर ये होता तो स्टैटिक्स का भी सवाल आता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी सवाल आता, प्रोबेबिलिटी का भी सवाल आता, तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है भाई। और आपका सपोज एक बाई चांस आपके नसीब अगर आपका खराब है, एक सवाल गलत भी हो जाता, तो बाकी तो दोनों के ठीक कर लेते। अब हो गया 100 में को हटा के 30 क्वेश्चन। अब इन 3 चैप्टर में से, इन 3 चैप्टरों में से, तीनों में से किसी एक में से सवाल आएगा। आपने स्टैटिक्स ढंग से पढ़ लिया, बहुत मेहनत से पढ़ा आपने, पूरी एनसीईआरटी लगा ली, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा तो बहुत मामूली पढ़ा, या आपका पढ़ा हुआ आया ही नहीं पढ़ा हुआ, और आपने स्टैटिक्स में दुनिया भर की मेहनत करी, मैं थोड़ी सी कम कर दी, इसी सवाल आ गया, वो आपसे हुआ ही नहीं, तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत क्या होगी? जीरो हो गई। तो सवाल कम होने की वजह से जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ये शर्ट्स और सिंप्लीफिकेशन है, एक क्वेश्चन इससे आना है, 30 में से एक क्वेश्चन आना है। शर्ट्स बहुत लंबा चैप्टर है, 200 सवाल की शीट है, मैंने आपको पूरी समझाई। सवाल आ गया सिंप्लीफिकेशन का, बोर्ड मास का, बोर्ड मास का आपसे वो सवाल गलत होगा कैलकुलेशन में, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट होगी, खराब। जबकि पहले 100 क्वेश्चन का पेपर होता था, 100 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन शर्ट्स के, 2 क्वेश्चन आपके शर्ट्स के आ रहे हैं, या 2 इसके या 3 इसके, ऐसे हो जाता, टोटल 5 सवाल आते थे। तो भाई साहब एक गलत होगा तो कम से कम 4 तो आप सही करके आओगे, तो जज करना आसान था। अब आप, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम हो गया, सिलेबस कम नहीं हुआ, सिलेबस उल्टा बढ़ गया, तो पैटर्न और ज्यादा टफ हो चुका है। आप ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, सीजीएल की ज्योमेट्री 50 क्लास से कम में खत्म ही नहीं की जा सकती। ट्राइंगल आपने पूरा पढ़ लिया, ट्राइंगल पूरा मेहनत से पढ़ के गए, सर्कल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, सर्कल के सारे सवाल डाल दिए तीनों के तीनों से, आपके पूरे ट्राइंगल की 2 महीने की मेहनत बर्बाद चली गई। तो अब आपको पहले से ज्यादा अलर्ट तरीके से पढ़ना होगा। पहले क्या होता था कि ये मेरे को चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, या मेरे पास इसके लिए रिवीजन का टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता, छोड़ देते थे। लेकिन अगर आज आपने कोई भी चीज मिस करी तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। और आपको पता है कि हम लोगों की, बेरोजगारों की किस्मत भी बहुत ज्यादा नहीं चमकी है भाई। किस्मत चमकी होती तो यही होते। 3-4 मंथ में कैसे कंप्लीट सिलेबस को, सीजन 2023 को टारगेट मानकर 3-4 मंथ में कैसे, 3-4 महीने में तो प्रशांत उड़ उड़ के सिलेबस ही कंप्लीट हो सकता है, डीप में जाके डेप्थ में नहीं हो सकता। डेप्थ में सिलेबस खत्म करने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 महीने चाहिए। 3 से 4 महीने में सिलेबस केवल ऊपरी ऊपरी हो सकता है, जिससे कि आप प्री क्वालिफाई तो कर लोगे, लेकिन आप मेंस में रह जाओगे। ठीक है दोस्त, तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको डिटेल में समझाई और आपको समझ में आई होंगी, और आपको इस हिसाब से तैयारी अपनी करनी है। तो मेरे दोस्तों, हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, कहां गया जी, ये रहा। और वो चैप्टर होगा मेरे दोस्तों एडवांस का, सबसे एडवांस का एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। देखो मेंसुरेशन अर्थमेट सॉरी एडवांस मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। मेंसुरेशन तो बैंकिंग के पेपर में भी आता है, एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए,
हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। हिंदी में हम लोग बच्चे इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। बस फर्क इतना है कि सीजीएल या डिफेंस के एग्जामों में कैलकुलेटिव होता है, बाकी अदर एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में भी आता है, स्टेट एग्जाम में भी पूछता है कि बताओ टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आयतन वगैरह सब एग्जाम में पूछता है, वहां बहुत ही इजी वे में होता है, यहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बस यही फर्क है। मेंसुरेशन में भी मेरे दोस्तों आपको दोनों ही पढ़ना है। मेंसुरेशन में आपको दोनों पढ़ना है, 2D और 3D, 2 डायमेंशन भी और 3 डायमेंशन भी। अभी डायमेंशन क्या है मेरे दोस्तों, वो मैं आपको समझाऊंगा। 2D भी आपको पढ़ना है, 3D भी आपको पढ़ना है। पेपर में जो ज्यादा सवाल आते हैं वो 2D 3D मेंसुरेशन से आते हैं, 3 डायमेंशन से। अब आप कहोगे सर पहले 3D पढ़ाओ ना, 3D से ज्यादा सवाल आते हैं तो, है ना। देखो, बिना 2D सीखे आप 3D नहीं सीख सकते, इसलिए पहले हम 2D पढ़ेंगे फिर 3D पढ़ेंगे। अब ये डी का क्या मतलब है, डायमेंशन का क्या मतलब है, पहले वो समझो। सुजीत कह रहे हैं सर आप यूट्यूब पर क्यों नहीं पढ़ाते? भैया सुजीत कौन कहता हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते? अगर आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को जाके देखो गगन प्रताप मैथ को, कम से भी कम 1000 घंटे के लेक्चर आपको मिलेंगे, 1000 आवर्स के। हम वैसे नहीं पढ़ा रहा, मैं आज जाके पढ़ाने लगूं, कोई पढ़ेगा ही नहीं। उससे ज्यादा मेहनत जो हमारे पास ऑलरेडी कैरवल पे स्टूडेंट्स उनके लिए की जाए ना। जब स्टूडेंट अलर्ट ही नहीं है, उसका दिमाग एकत्रित ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो पढ़ा के क्या फायदा? कोई फायदा है? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे बच्चा कभी उतना सीरियस होकर पढ़ता ही नहीं है जितना वो एप्लीकेशन पे पढ़ता है। यूट्यूब पे मैं ज्यादा प्रैक्टिस सेशन ही लेता हूँ। बेसिक कंसेप्ट बच्चे सीखेंगे नहीं, सीखते ही नहीं है। यूट्यूब से केवल बच्चे जीएस या इंग्लिश वगैरह पढ़ सकते हैं, मैथ्स तो कभी ढंग से पढ़ते ही नहीं है, तो प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन आपको पढ़ना है 2D और 3D